नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज हम 11th क्लास का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके कंसेप्ट्स, इसमें आने वाले क्वेश्चन और इसके एक्सेप्शन पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमेशा आपको सीक्वेंस मेंटेन रखना है। जैसे आप इस वीडियो लेक्चर को खत्म करोगे तो इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, वहां से आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसी चैप्टर के एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू आपको chemistrypage.in वेबसाइट में मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, इसी के प्रीवियस ईयर लगाने हैं और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। ये तीनों चीजें डीपीपीज, पीवाईक्यूज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में रखे गए हैं। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है। क्लियर। ग्रुप नंबर 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं क्योंकि इनके एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। दे आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर, इसीलिए इनको एल्कली मेटल बोला। जो ग्रुप नंबर 2 है इनको हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हैं ये भी एल्कलाइन नेचर के होते हैं और मोस्टली कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, इसीलिए एल्कलाइन के साथ अर्थ जोड़ दिया गया। एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बेरिलियम। जो बेरिलियम है इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक, यानी एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं। बाकी और एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड प्योरली बेसिक होते हैं। अब एलिमेंट की बात कर दी जाए तो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ग्रुप 2 के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इनमें फ्रांसियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी ये धीरे धीरे डीके होंगे बाय इमिटिंग अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। अब अगर मैं फ्रांसियम की बात करूं तो फ्रांसियम का एक लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप्स है और जिसकी हाफ लाइफ होती है 21 मिनट, है ना। और अगर रेडियम की बात की जाए तो रेडियम एक रियरेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो इग्नियस रॉक में इतनी परसेंटेज में यानी काफी कम मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं दोनों के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बच्चों ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, साथ में नोबल गैस आएगी, और यहां पर आता है NS2 और साथ में नोबल गैस। जो N की वैल्यू है वो 2 से लेकर और 7 तक होती है। अब जो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप्स। अगर लिथियम की बात किया जाए तो वो मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है। बेरिलियम किसके साथ करता है? एल्यूमिनियम के साथ। और जानकारी के लिए बोरॉन की बात करें तो सिलिकॉन के साथ करता है ना। तो बच्चों एस ब्लॉक में इसका जिक्र दिया गया है। तो जो लिथियम की सिमिलरिटी है वो मैग्नीशियम के साथ है। ये जो सिमिलरिटी है ये क्यों होती है? तो बच्चों इसका रीजन है इनका जो आयनिक साइज है वो लगभग बराबर होता है और चार्ज टू रेडियस रेशियो देखा जाए तो वो भी बराबर होता है। इस वजह से काफी हद तक ये सिमिलरिटी शो करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट यानी एल्कली मेटल। ठीक है, तो बच्चों ये एलिमेंट मैंने आपको बताई दिए। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर जनरल की बात किया जाए तो नोबल गैस और NS1। जैसे अगर मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सोडियम से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आती है? नियॉन। तो नियॉन को मैं इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में पैक करूंगा और यहां लिखूंगा 3s1। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं।
इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? जितने लास्ट ऑर्बिट में, यानी एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो M+ आयन की फॉर्मेशन होती है, हेंस दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और कितने पॉजिटिव आएंगे? हमेशा एक पॉजिटिव आएगा, इसीलिए दे आर कॉल्ड मोनोवैलेंट आयन। अब ये जो एल्कली मेटल है ये कभी भी फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाए जाते हैं। रीजन, दे आर हाईली रिएक्टिव, तुरंत रिएक्शन करते हैं। अब देखो बच्चों, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। पहला है एटॉमिक प्रॉपर्टी। 4 चीजें डिस्कस करेंगे, रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम डिस्कस नहीं बात। तो जो रेडियस है वो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, तो दे आर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे कम होती है क्योंकि लास्ट ऑर्बिट को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है और ऊपर से नीचे आने पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो बच्चों ये हमेशा क्या होती है? ऊपर से नीचे कम होती है। और बाकी ग्रुप के साथ अगर मैच किया जाए तो एल्कली मेटल सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी आयन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बच्चों इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच्ड हो जाते हैं, तो इसमें जो एनर्जी निकलती है इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे हाइड्रोजन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। अब ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है आयन के साइज पर। अगर आयन का साइज छोटा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज बड़ा है। जितना छोटा आयन उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर? अब जो लिथियम है वो मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है, इसीलिए लिथियम के जो सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे इनके साथ तो वाटर जुड़ा होता है, बाकी के साथ ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए रीजन है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर? अब एक टेबल आपके सामने है और इसमें कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को शो किया गया है। तो बच्चों एटॉमिक नंबर तो आपको मालूम है, एटॉमिक मास ऊपर से नीचे धीरे धीरे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपने पढ़ लिया है, आईपी की वैल्यू ऊपर से नीचे कम होती है, देख लीजिए। हाइड्रोजन एंथैल्पी ऊपर से नीचे कम होती है, लिथियम की ज्यादा होगी और सीजियम की कम होगी। अच्छा, मेटालिक रेडियस भी ऊपर से नीचे बढ़ेगी क्योंकि रेडियस जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करती है। आयनिक रेडियस भी इसी अनुपात में बढ़ती है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये ध्यान रखना है ना, यहां पर ऊपर से नीचे कम होता है। देखो यहां पर लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और सीजियम का सबसे कम। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। ठीक, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी तो डेंसिटी जो है धीरे धीरे जो है बढ़ती है, ऊपर से नीचे डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन बच्चों एक ये एक्सेप्शन है, देखो ये सोडियम और ये पोटेशियम, जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी सोडियम से कम होती है, इतना ध्यान रखना आपको। तो पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है और सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि पोटेशियम सोडियम से नीचे है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर से नीचे कम होता है, लेकिन एक चीज याद रखना है, लिथियम का पोटेंशियल सबसे ज्यादा और सोडियम का पोटेंशियल सबसे कम, यानी लिथियम मैक्सिमम और सोडियम मिनिमम। बाकी जो तीनों एलिमेंट हैं वो कांस्टेंट होते हैं, देखो 2.9 2.9 2.9। क्लियर? तो ये जो एक्सेप्शन है इस पर ध्यान देना है, बाकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो बच्चों सीजियम विल बी करेक्ट आंसर। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो रिड्यूसिंग पावर किस बात पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था मैक्सिमम लिथियम, तो लिथियम कहां पर है? डी और ए में से आंसर होने वाला है। अब यहां पर जो है पोटेशियम और सोडियम नहीं दिया है, कौन सा दिया है? सीजियम एंड रुबिडियम। तो बच्चों यहां पर ये सीजियम है 2.927 और ये जो रुबिडियम है 30 है, इसका मतलब सीजियम विल बी मिनिमम। तो बच्चों आंसर हो गया डी। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि एल्कली मेटल जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन बच्चों ये जो होता है ना सॉफ्ट मेटल होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल एंड लाइट मेटल। अब जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है जब हम डाउन टू ग्रुप जाते हैं, इंक्रीज डाउन टू ग्रुप। तो सीजियम मैक्सिमम, लिथियम मिनिमम। और एक्सेप्शन कहां पे था? पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, है ना। होना क्या चाहिए था? पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए था, सोडियम कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये ज्यादा है, तो याद रखना। अब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो और मेटल के कंपैरिजन में, जैसे डी ब्लॉक के कंपैरिजन में कम होते हैं, यानी ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसका रीजन बच्चों ये है कि दे हैव वीक मेटालिक बॉन्डिंग। वीक मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होगी? क्योंकि इनके पास एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट दूसरे मेटल के कंपैरिजन में कम होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो एल्कली मेटल है अगर इनको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, ये हमारे पास कोई फ्लेम हुई और इसको हमने एल्कली मेटल को इसके ऊपर रखा इस तरह से, तो बच्चों ये एक स्पेशल कलर या कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं, और ये जो कलर है विजिबल रीजन में आता है तो आपको दिखता है। इसी वजह से पर्टिकुलर एल्कली मेटल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। तो यहां पे लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देगा, सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम वायलेट कलर देता है, रुबिडियम रेड वायलेट कलर देता है, और सीजियम ब्लू कलर देता है। तो ये कलर पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रेजेंस को शो कर रहा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है सीजियम एंड पोटेशियम। तो बच्चों सीजियम और पोटेशियम का यूज जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में यूज होता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल। अभी नीचे और इस पर क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके किस तरह के कंपाउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो एल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत दे देते हैं, यानी दे आर वेरी रिएक्टिव। जो इनकी रिएक्टिविटी है उसका रीजन क्या है बच्चों? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, यानी लिथियम कम रिएक्टिव होगा और जो सीजियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब पहले बात करते हैं कि एयर के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है। तो बच्चों एयर में होता है ऑक्सीजन, और जब कोई एल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड्स। तो ये सारे ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ऑक्साइड का जो नेचर है वो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। जैसे लिथियम केवल मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? Li2O। जो सोडियम है वो परऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, देखो यहां पर Na2O2, परऑक्साइड में हर ऑक्सीजन -1 होता है। और जो बाकी के एलिमेंट है कौन सा बच गया? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जहां पर O2 का जो है टोटल चार्ज -1 होगा। तो लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और बाकी के अदर एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और लिथियम की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बाकी की नहीं है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाता है,
बाकी के एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बनाते। क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखना कौन एलिमेंट किस टाइप का ऑक्साइड बना रहा है। अब बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेंगे। और बच्चों इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अच्छा, जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो कई बार हाइड्रोजन को बनाने के मेथड भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, यानी मोस्ट नेगेटिव है, और सोडियम का लीस्ट नेगेटिव है। फिर भी जो लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन है वो लेस विग्रेस होती है एज कंपेयर टू सोडियम। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे, और ये सारे के सारे जो हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो हाइड्राइड फॉर्मेशन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती है, वो इस टेम्परेचर पे होती है। और लिथियम तो इतने टेम्परेचर पर हाइड्राइड बनाएगा, तो इजिली हाइड्राइड नहीं बनते हैं। इसीलिए बच्चों इन हाइड्राइड के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होते हैं और ये आयनिक होते हैं। रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं, जैसे MX टाइप के हैलाइड। अब जो सारे हैलाइड हैं वो आयनिक होते हैं। हैलाइड का जो मोस्ट नेचर होता है वो आयनिक होता है, लेकिन एक्सेप्शन कहां पर है बच्चों? लिथियम। लिथियम के जो हैलाइड हैं LiCl वो कोवलेंट है, याद रखना है इसको, है ना। ये जो एक्सेप्शन है इन्हीं से निकल के क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे कि लिथियम के हाइलाइड कोवलेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों जो लिथियम है उसका साइज सबसे छोटा होता है, और छोटा साइज होने की वजह से इसकी जो पोलराइजेशन पावर है, यानी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो पावर है वो ज्यादा है। जब कोई चार्ज पोलराइज्ड होता है तो आयनिक कैरेक्टर कम होता है और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। फजांस रूल में इसको बताया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। किस पर बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है, तो वो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किससे मिलकर बना होता है? तो बच्चों वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक सब्लिमेशन एंथैल्पी, दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो लिथियम है वो साइज में सबसे छोटा है, इसीलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा है, इसीलिए उसका रिड्यूसिंग नेचर भी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्यों लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो बच्चों उसका रीजन है इट हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक और प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो जितने भी एल्कली मेटल है इनको अगर हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में तो ये एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन से कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं? डीप ब्लू कलर का। अब ये जो कलर है डीप ब्लू, ये क्यों आ रहा है? द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस पर क्वेश्चन आता है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये डीप ब्लू कलर आ रहा है, ये वाला, है ना। तो एल्कली मेटल आपने अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो इस तरह से एक सॉल्ट बन जाता है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है और धीरे धीरे ये डाइहाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है इस तरह से। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर इसी को हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो ये ब्लू कलर से ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी डाई हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट डायामैग्नेटिक। क्लियर? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक। डाइल्यूट का कलर ब्लू
और कॉन्सेंट्रेटेड का कलर ब्रॉन्ज। अब बात करते हैं यूजेस। तो कई सारे यूजेस हमारे पास, अलग अलग मेटल के अलग अलग यूजेस। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम मेटल एलॉयज बनाने के लिए काम आता है। लिथियम मेटल का एक फेमस एलॉय है जिसका नाम है व्हाइट मेटल। तो जब लिथियम लेड के साथ कंबाइंड होता है तो वो व्हाइट मेटल बनाता है। और बच्चों इस व्हाइट मेटल का यूज होता है मोटर इंजन बनाने में। एल्यूमिनियम के साथ लिथियम मिलके एयरक्राफ्ट के पार्ट को बनाने के काम आता है। मैग्नीशियम के साथ मिलके गन आर्मर प्लेट बनाने के काम आता है। लिथियम का यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में भी काम आता है और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। वहीं अगर हम सोडियम की बात करें तो बच्चों सोडियम और लेड का जो एलॉय है वो इस तरह के कंपाउंड बनाता है। तो इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा इथाइल लेड। और टेट्रा इथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या है, लेड की वजह से पेट्रोल पॉल्यूटेड हो जाता है, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता है। लिक्विड सोडियम मेटल की बात करें तो इसका टेम्परेचर काफी कम होता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम और सोडियम साथ मिलके बायोलॉजिकल सिस्टम के फ्लूइड को बनाते हैं। आपको पता है ना, हमारा जो सेल के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो उसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। तो पोटेशियम एक बायोलॉजिकल सिस्टम को बनाता है और पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर बनाने के भी काम आता है। वहीं अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये सोप बनाने के काम आता है, खासकर नहाने के साबुन। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जो कपड़े धोने का साबुन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है। और किसको एब्जॉर्ब करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को। सीजियम की बात करें तो सीजियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के काम आता है। सोलर पैनल में इसका यूज होता है। अब दो क्वेश्चन करते हैं, देखो। Why are potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cell? तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ऐसा एलिमेंट यूज होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके। तो जितना साइज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना आसान होगा, इसीलिए पोटेशियम और सीजियम का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज अलॉन्ग विद लिथियम टू मेक एलॉय नेम्ड व्हाइट मेटल? तो व्हाइट मेटल में हमने लिथियम के साथ किसका यूज किया था? लेड का यूज किया था। तो बच्चों आंसर हो गया डी। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल कंपाउंड्स। जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी उसको थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले बात करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम मोस्टली परऑक्साइड बनाता है Na2O2। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1, यहां पर हर का 1 होगा, यहां पर जो है -2 होगा। ठीक, एक और चीज आपको समझनी है कि लिथियम क्यों सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड नहीं बनाता है, या सोडियम सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता है। तो बच्चों रीजन ये है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं मेटल का जो आयनिक साइज है वो बढ़ता है ना। अब इस साइज की वजह से ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है इसको कैरी करना बड़े आयन के लिए आसान है, यानी इट कैन बी होल्ड बाय लार्ज आयन नॉट स्मॉल आयन। इसीलिए पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम और लिथियम नहीं बनाते हैं। क्लियर? तो साइज का ही फर्क है। सुपर ऑक्साइड साइज बड़ा है, उसको कैरी करने के लिए बड़े साइज का आयन चाहिए। अब जो ऑक्साइड एंड परऑक्साइड है ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड है वो येलो कलर के होते हैं, येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। और जो सुपर ऑक्साइड है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दे आर पैरामैग्नेटिक। अब जो सोडियम परऑक्साइड है ना बच्चों, उसका यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, क्योंकि सोडियम परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाता है जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होती है। अब देखो,
रिएक्शन भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो केवल हाइड्रोक्साइड बनाएगा जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। पेरोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और जो सुपर ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन के हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में O2 गैस देगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है ना, लिथियम केवल लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और बाकी के जो सुपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड के साथ साथ O2 गैस को भी लिबरेट करेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट देख लेते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, जैसे NaOH है ना और KOH। ठीक, एक क्वेश्चन है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन, तो Na2O2 एंड वाटर, तो ये वाली रिएक्शन है Na2O2 एंड वाटर। तो क्या बनेगा बच्चों, एक बनेगा NaOH और दूसरा बनेगा H2O2, है ना, ये H। KO2 यानी सुपर ऑक्साइड एंड वाटर, तो सुपर ऑक्साइड क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दूसरा पेरोक्साइड बनेगा और तीसरा O2 गैस लिबरेट करेगा। सोडियम ऑक्साइड NCO2 ये बनाते हैं बच्चों सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद बात करते हैं हैलाइड। तो जब हैलोजन के साथ कोई एल्कली मेटल रिएक्शन करता है तो हैलाइड बनाता है। अब जो हैलाइड है वो मोस्टली आयनिक होते हैं। किस तरह के होते हैं बच्चों, आयनिक होते हैं। लेकिन जो लिथियम के हैलाइड हैं जैसे LiCl वो क्या है बच्चों, वो कोवलेंट है। ये तो बेसिक आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना। अब जो हैलाइड है वो कहां से बनते हैं, तो अगर इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हैलाइड बनाते हैं। अब जो मेटल हैलाइड है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं और दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है, अब जो हैलाइड है इनको बनने में काफी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए दे हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर। अच्छा, एक और पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होगा, फ्लोराइड का ज्यादा होगा, क्लोराइड का कम, ब्रोमाइड का कम, आयोडाइड का कम, है ना। यानी NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू NaBr, तो NaF का भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो तरह के हैलाइड है, एक है लिथियम फ्लोराइड और दूसरा है सीजियम आयोडाइड। तो बच्चों जो लिथियम फ्लोराइड है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, रीजन हैविंग हाई लैटिस एंथैल्पी, यानी इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वाटर के पास उतनी एनर्जी है नहीं। दूसरा, सीजियम आयोडाइड की वाटर सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, बिकॉज स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि CS का साइज बड़ा है। क्लियर। तो LiF वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, तोड़ना मुश्किल है। CSI वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो लिथियम के हैलाइड है वो जो है वाटर के साथ साथ इथेनॉल, एसीटोन और इथाइल एसीटेट में भी सॉल्युबल होते हैं। और अगर LiCl की बात करें तो इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन पेरिडीन सॉल्यूशन। ठीक। अब एक क्वेश्चन देखो बच्चों, वाई लिथियम फ्लोराइड इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि लिथियम फ्लोराइड क्यों इनसॉल्युबल है वाटर में, तो रीजन क्या है बच्चों, हाई लैटिस एंथैल्पी, तो तोड़ना मुश्किल है। दूसरा, लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल नॉट ओनली इन वाटर बट आल्सो एसीटोन। तो बच्चों लिथियम क्लोराइड जो है ना वो कोवलेंट है, तो कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो एसीटोन में सॉल्युबल होते हैं। और कोवलेंट क्यों हुआ ये, क्योंकि जो लिथियम है उसका साइज छोटा होता है जिस वजह से पोलराइजेशन ज्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी इसमें शामिल हो गया। अब बात करते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो बच्चों ऑक्सो एसिड मतलब जब एल्कली मेटल कार्बोनिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सो एसिड जैसे सॉल्ट बनाता है।
तो यहां पर कार्बोनिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट बनाएगा, है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा, इस तरह से। ठीक, अब जो यहां पर ये दोनों सॉल्ट हैं वो मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और थर्मली स्टेबल होते हैं, लेकिन इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जाता है। तो बच्चों जो हमारे पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी सोडियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लिथियम कार्बोनेट, है ना, और सेम टू सेम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो ये याद रखना। अब लिथियम कार्बोनेट के बारे में याद दे रखा है कि इट इज नॉट स्टेबल टू हीट, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम है। अब इसका रीजन क्या है कि बच्चों जो लिथियम आयन है ना वो काफी छोटा है। अब छोटा होने की वजह से पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होने की वजह से जो कार्बोनेट और लिथियम के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है और तुरंत ये डिग्रेड होके लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी और जो एलिमेंट है उनमें साइज बड़ा होने की वजह से वो कार्बोनेट आयन को इजिली होल्ड कर देते हैं, जो स्टेबिलिटी बढ़ती है। और अगर लिथियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो दे आर नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देखो, यानी अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो वो सारे सॉलिड होते हैं, जबकि लिथियम कार्बोनेट सॉलिड तो है लेकिन अनस्टेबल है, लेकिन लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता। देखो क्वेश्चन, व्हाई लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर व्हेरेज सोडियम कार्बोनेट एट हाई टेम्परेचर। तो इसका क्लियर कट रीजन है थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा रीजन क्या है कि लिथियम का साइज छोटा है और सोडियम का साइज बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जो कार्बोनेट आयन है उसको होल्ड करने के लिए साइज ज्यादा होना चाहिए, तो लिथियम आयन उसको होल्ड नहीं कर पाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ये तुरंत Li2O और CO2 में डिग्रेड हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। तो बच्चों जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। दूसरा, सोडियम मेटल हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो यहां पर पेरोक्साइड बनता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। और तीसरा, सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। तो हमने ऊपर रिएक्शन कर ली थी कि जब ये सोडियम पेरोक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी साथ में बनता है। अब बात करते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। तो बच्चों एल्कली मेटल में जो लिथियम है ना वो बाकी एल्कली मेटल से काफी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एनोमलस बिहेवियर है या स्ट्रेंज बिहेवियर है, इसका रीजन है, देखो पहला, एक तो इसका साइज बहुत कम है, दूसरा इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, और तीसरा ये लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनली रिलेशनशिप में रहता है। तो ये तीन है, एक पोलराइजिंग पावर, एक स्मॉल साइज और एक डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो पहले बात करते हैं कि लिथियम बाकी एल्कली मेटल से किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जो लिथियम है वो काफी हार्ड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दूसरे एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तीसरा, जो लिथियम है वो काफी लीस्ट रिएक्टिव है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है सारे एल्कली मेटल में से। तो जो लिथियम का जो ऑक्साइड है वो हमेशा मोनोऑक्साइड होगा, जबकि और एल्कली मेटल पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाता है, जबकि और एल्कली मेटल ऐसा नहीं करता है। लिथियम क्लोराइड कोवलेंट है और हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, जबकि और एल्कली मेटल के हैलाइड आयनिक होते हैं और हाइड्राइड नहीं होते हैं।
लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, जबकि और एलिमेंट के हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड होते हैं। लिथियम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इथाइन के साथ मिलके इथाइनाइड नहीं बनाता है, जबकि सोडियम के इथाइनाइड होते हैं। लिथियम फ्लोराइड की वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। इसका रीजन है लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, जबकि बाकी के जो फ्लोराइड है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिथियम नाइट्रेट और बाकी एल्कली मेटल के नाइट्रेट, ये लिथियम नाइट्रेट है और एल्कली मेटल के नाइट्रेट है। तो लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो बच्चों ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। बाकी एल्कली मेटल नाइट्राइट बनाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, नॉट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है लिथियम का बाकी एल्कली मेटल के कंपैरिजन। अब हमने डिस्कस किया था कि लिथियम डायगोनली मैग्नीशियम के साथ रिलेशनशिप में होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर होता है और आयनिक रेडियस भी लगभग सिमिलर होता है। तो इन दो रीजन की वजह से ये डायगोनली सिमिलरिटी शो करते हैं। तो कौन कौन से सिमिलरिटी है? देखो, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हार्ड होते हैं और सबसे लाइटर एलिमेंट है अपने ग्रुप में। दोनों ही नाइट्राइट की फॉर्मेशन करते हैं, दोनों ही सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, दोनों ही नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू देयर ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों के हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड नहीं होते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही इथेनॉल में सॉल्युबल है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं। तो दे आर डेलिक्वेशेंट एंड क्रिस्टलिन इन नेचर। अब देखिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। Which of the following does not illustrate the anomalous property of lithium? अब जब आप सारी प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तो ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड वाली, लिथियम इज मच सॉफ्टर, जबकि बच्चों लिथियम हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो यही आंसर हो गया। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट? कौन सा? लिथियम हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन है द मोबिलिटीज ऑफ एल्कली मेटल आयन इन एक्वा सोल्यूशन आर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो बच्चों, जो लिथियम है उसका साइज छोटा है और जो सीजियम है उसका साइज बड़ा है। तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और बच्चों इसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे। तो इसका जो रेडियस है यानी हाइड्रेटेड रेडियस है वो बढ़ जाएगा, जबकि सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसके चारों तरफ कम मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, तो इसका जो हाइड्रेटेड साइज है वो कम होगा। तो हाइड्रेटेड साइज पे डिपेंड करता है मोबिलिटी, जिसका साइज कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा। तो इस समय क्या है, सीएस का साइज कम है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा, लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड डायरेक्टली। तो बच्चों देखो, लिथियम जो है ना उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। दूसरा, इसका साइज सबसे छोटा है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ये नाइट्राइड आयन को इजीली होल्ड कर सकता है। बाकी जो एलिमेंट है वो नाइट्राइड आयन को होल्ड नहीं कर सकता। तीसरा, जो लिथियम नाइट्राइड है उसकी लैटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, यानी इट इज ए स्टेबल कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट फॉर्म नाइट्राइट। और लास्ट है बच्चों हमारे पास कि एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस तरह बना रहा है। इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो सब्लिमेशन एंथैल्पी, दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी और तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन तीनों को मिला के जो वैल्यू आएगी वो आएगी रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन तीनों के केस में इन तीनों की वैल्यू लगभग सेम होती है, तो सेम होगी बच्चों, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी लगभग कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कौन कौन से कंपाउंड है सोडियम के जो इंडस्ट्रियली यूज होते हैं।
पहला सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड और लास्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, इन तीन चीजों पर बेसिक फोकस होगा। तो पहले बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला है Na2CO3 और सबसे इंपॉर्टेंट कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं। और इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं क्योंकि इसका यूज क्लीनिंग पर्पज में किया जाता है। पहले बात करते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों इसको हम बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है? सॉल्वे प्रोसेस, या कई बार सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, वाटर एंड CO2। उसके बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेस CO2 व्हेन ऐड अमोनियम कार्बोनेट। तो हमें मिल गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। तीसरे स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट करेंगे NaCl सॉल्यूशन से, यानी ब्राइन सॉल्यूशन से। तो हमें मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NH4Cl। तो बच्चों यहां पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल होने की वजह से पीपीटी बना लेगा, और जो NH4Cl है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो सॉल्यूशन में रहने वाला है। अब इस पीपीटी को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे और उसके बाद इस पीपीटी को जब हम हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और CO2 और वाटर अलग हो जाएगा। क्लियर? अब इस प्रोसेस में कई बार पूछा जाता है कि जो अमोनिया यूज हुई है उसको रिकवर कैसे किया जाता है। तो बच्चों यहां पर जो पूरी की पूरी अमोनिया है वो किस में है? NH4Cl की फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में है। तो जब हम NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वापस हमें अमोनिया गैस मिल जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये नोट में आपको ये पढ़ना है कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से हम पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी दिया है, पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो बच्चों उसका जवाब इस नोट में दिया है, मैं आपको समझा देता हूं। तो जब हम यहां पर आएंगे तीसरे स्टेप में हमने क्या बनाया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमें NaCl की जगह में KCl ऐड करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाता है यहां पर बच्चों NH4Cl प्लस KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से पीपीटी बनाएगा, लेकिन जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ये ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो ये पीपीटी की फॉर्म में नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। तो रीजन क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब एक क्वेश्चन देखिए, हाउ अमोनिया इज रिकवर्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। तो ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ ऐड करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करते हैं तो अमोनिया मिल जाती है, वाटर मिलता है और कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। तो बच्चों आंसर हो गया ए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी और लास्ट में यूजेस। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक तरह का व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, और जो किस फॉर्म में होता है बच्चों? डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, तो इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर अटैच्ड होते हैं। अब अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे एनहाइड्रस की तरफ बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को 375 केल्विन पर हीट करें तो 9 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, केवल एक वाटर मॉलिक्यूल रहता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल है। और अगर टेम्परेचर हम 373 से ऊपर रखते हैं या 375 से ऊपर रखते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हमें एनहाइड्रस की फॉर्म में मिल जाएगा। दिस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा ऐश। क्लियर? यूजेस की बात करते हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग, इन लॉन्ड्रिंग, इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरैक्स एंड कॉस्टिक सोडा यानी NaOH। और इसका यूज पेपर, पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। और बच्चों ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है
जिसका यूज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है। अब आ जाओ दूसरे कंपाउंड पर। दूसरा कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। NaCl का जो सोर्स है वो है सी वाटर। सी वाटर में NaCl सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसको सी वाटर से ही बनाया जाता है। तो जो खाने का नमक होता है उसी को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। तो बच्चों जो सोडियम क्लोराइड है वो मोस्टली ब्राइन सोल्यूशन से हमें मिलता है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब सी वाटर सोल्यूशन और सोल्यूशन ऑफ NaCl। लेकिन इसमें कई सारी इंप्योरिटीज होती है। किस किस की होती है? देखो, सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटीज। तो इन इम्प्योरिटीज को धीरे धीरे अलग करके प्योर NaCl को हम बनाते हैं। अब यहाँ पे दो कंपाउंड ऐसे हैं, एक है CaCl2 और दूसरा है MgCl2। ये अगर NaCl के साथ मिक्स हो तो बच्चों ये NaCl को डेलिक्वेसेंट बनाते हैं। डेलिक्वेसेंट मतलब जो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके वाटर लिबरेट करता है, यानी ये गीला हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, फिर प्रिपरेशन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज इन क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता है। तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3, यानी डी विल बी करेक्ट आंसर। कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जो क्रूड सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड का जो क्रूड सॉल्ट है उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जो कुछ सॉलिबिलिटी है वो इनसॉल्युबल रह जाती है, उनको हम फिल्टर आउट कर लेंगे और जो हमारा NaCl है वो सोल्यूशन में रह जाए। अब जो NaCl सोल्यूशन है उसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऐड करेंगे, यानी उसको HCl गैस से ट्रीट करेंगे, जिससे कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज सोल्यूशन में रह जाएंगी। तो कौन सी इम्प्योरिटीज थी? जो ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज सॉल्युबल होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड, ये सोल्यूशन में रहेगी। और NaCl के जो क्रिस्टल है वो इनसॉल्युबल होने की वजह से उनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर? यूज क्या है? तो एक तो टेबल सॉल्ट खाने के नमक के जैसे यूज होता है, और दूसरा सोडियम पेरोक्साइड NaOH और सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। तीसरा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने नाम दिया कास्टिक सोडा यानी NaOH। किस तरह से बनाएंगे? तो बच्चों कास्टिक सोडा को हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से बनाते हैं। और किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे? ब्राइन सोल्यूशन का, यानी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसका नाम है केल्नर सेल। तो सोल्यूशन ये रहा, प्रोसेस ये रही और डिवाइस ये रहा। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड है उनका जिक्र कर लेते हैं। तो इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, मरकरी एज ए कैथोड की तरह काम करता है और कार्बन एज ए एनोड की तरह काम करता है। तो बच्चों जब हम NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलता है Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ठीक, तो जो Na है वो कैथोड की तरफ जाएगा और जो Cl माइनस है वो एनोड की तरफ जाएगा। तो कैथोड पर जो है Na का रिडक्शन होगा, तो कैथोड मरकरी का बना होता है, ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सोडियम जो है सोडियम अमलगम की फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी Na और Hg इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा और जो एनोड है Cl2 गैस वहां पर रिलीज हो जाए। अब जो सोडियम अमलगम है उसको हम आगे वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 591 केल्विन। ये इजिली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन देता है और इसके जो क्रिस्टल है वो डेलिक्वेसेंट होते हैं, यानी मॉइस्चर आने पर ये मेल्ट हो सकता है। जब NaOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो Na2CO3 की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद बात करते हैं यूजेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप बनाने में, पेपर में, आर्टिफिशियल सिल्क में और कई सारे केमिकल को बनाने में यूज होता है। It is also used in petroleum refining and purification of bauxite यानी Al2O3
तो SH2 आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मैसराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स and also used for the preparation of pure fats and oil and act as a laboratory reagent. Next compound है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, फॉर्मूला है NaHCO3। अब जो ये कंपाउंड है इसको हम बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इसका यूज ऐसे फूड मटेरियल में किया जाता है जिनको हमें स्वेल करना होता है। तो जब हम इस कंपाउंड को किसी फूड मटेरियल में मिलाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर कुछ बबल बन जाते हैं। तो बबल इसलिए बनते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करता है और उस CO2 गैस की वजह से ही बबल की फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारे केक्स हैं या पेस्ट्रीज हैं वो लाइट और फ्लफी हमें दिखती है। दूसरा, जो ये कंपाउंड है ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है और ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम करता है, यानी आग बुझाने का काम भी करता है। कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस है ना सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की, और ये एक तरह का व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है और काफी कम सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से इजिली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। अब ये सारे कंपाउंड हो गए, तो एस ब्लॉक का पहला ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो बच्चों जो सोडियम आयन होता है ना वो हमारी सेल के बाहर ज्यादा होता है और जो पोटेशियम आयन होता है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है। तो जो सोडियम आयन है वो नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में काफी हेल्प करता है। सोडियम के अंदर और बाहर होने की वजह से ही नर्व सिग्नल पास करती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है और साथ में जो शुगर्स और अमीनो एसिड्स होते हैं सेल के अंदर पहुंचाने का काम सोडियम का ही होता है थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। अब पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है इनसाइड द सेल फ्लूइड ज्यादा मात्रा में होता है और ये कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। तो बच्चों ATP एक एनर्जी सोर्स है जो कि पूरी बॉडीज की प्रोसेस को चलाता है। तो कहां से मिलता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो कौन करता है? पोटेशियम। तो चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के एलिमेंट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन नेचर के होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और इसमें जो एक्सेप्शन है वो है बेरिलियम। तो बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये सारे हमारे पास एलिमेंट है जहां पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम आ जाता है। इन सब में रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नोबल गैस लिखोगे और NS2। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से यानी ऊपर से नीचे आने पर रेडियस भी इंक्रीज होती है। IP की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर IP की वैल्यू कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। अगर ग्रुप 2 के IP और ग्रुप 1 के IP की बात करें बच्चों तो ग्रुप 1 का IP कम होगा और ग्रुप 2 का IP ज्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट IP बढ़ती है। वहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयन का हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो इस तरह से बच्चों बेरिलियम मैक्सिमम और बेरियम मिनिमम। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ही मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड अपने हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल है और कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी 6 वाटर मॉलिक्यूल है।
जबकि NaCl और KCl हाइड्रेट फॉर्म में नहीं होते हैं। अब यहां पर एक टेबल है, इस टेबल में सारी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कलाइन अर्थ मेटल की दी हुई है। तो बच्चों एटॉमिक नंबर आपको मालूम ही है, एटॉमिक मास ऊपर से नीचे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा और N की वैल्यू 2 से लेकर और 7 होगी। IP की वैल्यू ऊपर से नीचे लगातार घटती जाती है, हाइड्रोजन एंथैल्पी ऊपर से नीचे कम होती जाती है, मेटालिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ेगी और आयनिक रेडियस भी ऊपर से नीचे प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है। अब मेल्टिंग पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, लेकिन बच्चों यहां पर एक एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम। देखो सारे एलिमेंट में मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, क्लियर। बाकी ऊपर से नीचे धीरे धीरे ये कम होता रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे कम होता जा रहा है, लेकिन ये देखिए मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट बाकी एलिमेंट से सबसे कम है, तो मैग्नीशियम एक्सेप्शन केस में आ गया, क्लियर। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे अल्कलाइन मेटल में हुआ था ऐसा नहीं है, यहां पर दूसरा कंसेप्ट है। तो बच्चों यहां पर जो बेरियम और रेडियम है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसीलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों एल्कली मेटल की तरह ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बच्चों तो इनके ऊपर जो है +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ऊपर से नीचे बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। फिर बात करते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल को हम फ्लेम के ऊपर रखें तो एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करता है पर्टिकुलर एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो बच्चों अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देगा, स्ट्रोंटियम क्रिम्सन कलर देगा और बेरियम एप्पल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो फ्लेम टेस्ट है इन एलिमेंट को डिटेक्ट करने का एक सबसे अच्छा मेथड है। तो इट इज यूज्ड एज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ दीज एलिमेंट। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, बेरिलियम और मैग्नीशियम को हम फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये फ्लेम में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रीजन, जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है, IP ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होते हैं, जिसके थ्रू ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन याद रखना। कौन से? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब एक क्वेश्चन देखिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम whereas other alkali earth metal do so. Why? इसका जवाब मैंने दे दिया आपको। दूसरा, a firework gives out crimson colored light it contain। तो crimson कलर किसका होता है बच्चों? स्ट्रोंटियम का। तो आंसर हो गया C। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है, 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल की तरह रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं, है ना। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, क्योंकि यहां पर साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। तो जब भी कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो यहां पर जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो कम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी दे आर ऑलमोस्ट इनट बिकॉज दे फॉर्म ए ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। एल्यूमिनियम की तरह तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ कंडीशन चेंज कर दी जाए, जैसे बेरिलियम को पाउडर की फॉर्म में लिया जाए तो वो इग्नाइट होता है एयर में और ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है। इसी तरह जो है मैग्नीशियम भी अपने ऑक्साइड और नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो लगभग सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल अपने ऑक्साइड और नाइट्राइड की फॉर्म में आ जाते हैं। अगर वाटर के साथ रिएक्शन की जाए तो बच्चों ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और बेरिलियम को छोड़ के सारे हाइड्रोक्साइड आयनिक नेचर के होते हैं। अभी आगे आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों तो हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब हैलाइड का नेचर भी अलग अलग होता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें BeF2 बनाना है तो हमें इस कंपाउंड को डिकम्पोज करना पड़ेगा, तो हमें BeF2 की फॉर्मेशन होती भी दिखेगी। इसी तरह अगर हमें बेरिलियम क्लोराइड बनाना है तो बच्चों बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ इतने टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, तब जाके हमें बेरिलियम क्लोराइड मिलेगा। तो हैलाइड का नेचर क्या होता है, ये हम केमिकल प्रॉपर्टी को और अच्छी तरह से इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, जो नीचे वाले सेक्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। किस टाइप के हाइड्राइड? MH2 टाइप के हाइड्राइड। लेकिन ऐसा एलिमेंट जो हाइड्राइड नहीं बनाता है वो है बेरिलियम। बेरिलियम डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि बेरिलियम के हाइड्राइड कैसे बनते हैं। तो बच्चों बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो बेरिलियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, यानी किसी और हाइड्राइड के थ्रू बेरिलियम के हाइड्राइड की फॉर्मेशन की जाती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। तो एसिड के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर। एल्कली मेटल की तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो ऊपर से नीचे बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उतनी अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये शो करेगा। तो बच्चों यहां पर जो बेरिलियम है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अब जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 वैल्यू से मिलकर बनता है। नंबर 1 हाइड्रेशन एंथैल्पी, नंबर 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी और नंबर 3 एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बच्चों बेरिलियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना या हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो इसी वजह से इसका रिड्यूसिंग नेचर शो होता है, जबकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसकी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल की तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक डीप ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जो किसकी वजह से होता है बच्चों? अमोनिएटेड आयन की वजह से होता है। तो रिएक्शन में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम का यूज कई सारे एलॉयज बनाने में किया जाता है। कॉपर बेरिलियम का जो एलॉय है इसका प्रिपरेशन हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। मेटालिक बेरिलियम की बात करें तो एक्सरे ट्यूब की विंडो को बनाने के काम आता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करें तो काफी लाइट मटेरियल होता है और टफ होता है, तो एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो मैग्नीशियम पाउडर है या मैग्नीशियम रिबन है इसका यूज फ्लैश पाउडर एंड बल्ब में किया जाता है टू प्रोड्यूस सिग्नल्स। और जैसा आपने बच्चों पढ़ा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होता है वो एंटासिड की तरह काम करता है और एसिडिटी में यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके नाम से इसको जाना जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथपेस्ट का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। कैल्शियम का यूज कई सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है ताकि उनकी ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट कर सके बाय रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम और बेरियम ऑक्सीजन के साथ काफी अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं, तो इनका यूज बच्चों वैक्यूम क्रिएट करने में किया जाता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, रेडियम का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एज ए रेडियोथेरेपी। अब एक क्वेश्चन देखिए यूजेस पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला,
कॉपर बेरिलियम एलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, ये ठीक है। मेटालिक बेरिलियम इज यूज्ड टू मेकिंग एक्सरे विंडो ट्यूब, ये भी ठीक है। मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड एज ए सिग्नल्स, ये भी ठीक है। और लास्ट, बेरियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये गलत है। बेरियम की जगह क्या होना चाहिए बच्चों? रेडियम। तो 1 2 3 आर करेक्ट, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं और उनकी क्या खास बात है? तो बच्चों जनरली ये ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट। तो इन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो बच्चों जनरली इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक। अगर मैं एल्कली मेटल से इनकी तुलना करूं तो ये एल्कली मेटल के मुकाबले कम आयनिक होते हैं, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल राइट हैंड साइड है और एल्कली मेटल लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, तो आयनिक प्रॉपर्टी भी कम होगी। क्लियर? अब अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट की बात करूं तो ऊपर से नीचे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो जो बेसिक नेचर है कंपाउंड का वो भी बढ़ेगा। दो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं, एक है बेरिलियम और दूसरा है मैग्नीशियम। तो बच्चों इनके कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट होते हैं और बाकी एलिमेंट जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। तो चलो वन बाय वन और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड हमारे पास है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सारे किस तरह के ऑक्साइड बनाएंगे? MO टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे MgO, BeO। और किस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? MOH का होल ट्वाइस। यहां पर M की वैलेंसी +2 है, तो हाइड्रोक्साइड इस टाइप का होगा और ऑक्साइड इस टाइप का होगा। अब हमें हाइड्रोक्साइड बनाना है तो बच्चों ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और ऑक्साइड बनाना है तो सीधे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ऑक्साइड मिल जाएगा। क्लियर? जो बेरियम है तो बच्चों उसके ऑक्साइड कोवलेंट होते हैं और साथ में एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, और बाकी एलिमेंट के ऑक्साइड आयनिक होते हैं, ये ध्यान रखना। तो बेरिलियम इसमें एक्सेप्शन है। वहीं अगर हम बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड की तरह ही एम्फोटेरिक होते हैं, यानी वो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको लिखना है बेरिलियम के ऑक्साइड और बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड दोनों जो है एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो बच्चों कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर मैं हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी की बात करूं तो बच्चों सॉलिबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, द सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज। और दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड आल्सो इंक्रीजेज। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी दोनों ही इंक्रीज होती है। क्लियर? तो ये याद रखना। अब आ जाओ एक क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? कौन से होते बच्चों? बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड। तो आंसर हो गया ए। अब एक टेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, व्हाई डज solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increase down the group? तो बच्चों solubility को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, एक होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरा होता है लैटिस एंथैल्पी। लेकिन दोनों के म्यूचुअल बिहेवियर से पता लगेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसका आंसर है लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो रही है। लेकिन बच्चों लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज मच मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी बाय इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से कम डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी का बढ़ना लाजमी है, तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड हैलाइड्स। हैलाइड मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन।
तो बच्चों इनके जो हैलाइड होंगे वो होंगे MX2 टाइप के हैलाइड, जैसे MgCl2, CaCl2, BaCl2 एटसेट्रा। सारे हैलाइड आयनिक नेचर के होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के हैलाइड क्या हैं? कोवलेंट नेचर के। तो बच्चों अगर इनके हैलाइड कोवलेंट नेचर के होते हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड 3 फॉर्म में अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। अगर BeCl2 को हम सॉलिड फॉर्म में देखें तो बच्चों इस तरह से एक पॉलीमर की फॉर्म में होता है। कई सारे BeCl2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं इन द सॉलिड फेज। टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी अगर वेपर फेज में इसको चेक करें तो बच्चों ये डाइमर बनाता है। इट इज अवेलेबल एज ए डाइमर इन वेपर फेज। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी टेम्परेचर अगर हमने 1200 केल्विन कर दिया जाए तो ये केवल मोनोमर ही रह जाता है। तो सॉलिड फेज में पॉलीमर, वेपर फेज में डाइमर और हाई टेम्परेचर पर ओनली मोनोमर। क्लियर? तो इस पर बच्चों कई बार क्वेश्चन आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेरिलियम के जो हैलाइड है वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो आपको मालूम है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। तो जो ऊपर वाले हैलाइड्स हैं जैसे MgCl2 and CaCl2, दे आर मोर हाइड्रेटेड। देखो इसके साथ 8 मॉलिक्यूल वाटर जुड़े हैं, इसके साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर जुड़े हैं, इसके साथ 6 जुड़े हैं और बेरियम के साथ केवल 2 मॉलिक्यूल वाटर है। तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, तो हाइड्रेटेड बनाने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। अब अगर हम बाकी हैलाइड की फ्लोराइड से तुलना करें तो जो बच्चों फ्लोराइड होंगे ना वो कम सॉल्युबल होंगे क्लोराइड से, क्योंकि जो फ्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड। तो हाई लैटिस एनर्जी की वजह से फ्लोराइड कम सॉल्युबल होंगे एज कंपेयर टू क्लोराइड। जैसे अगर मैं बात करूं MgF2 एंड MgCl2, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? Cl2। रीजन क्या है? लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड नाइट्रेट। पहले बात करते हैं कार्बोनेट। तो किस तरह के सॉल्ट बनाएंगे? MCO3, इस तरह के सॉल्ट बनाएंगे, इट इज कार्बोनेट। अब आपको 2 चीजें पढ़नी है, इनका सॉल्युबिलिटी और लैटिस एंथैल्पी। तो बच्चों चाहे कार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एंथैल्पी बढ़ती है। तो जब लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी तो साथ में क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट है ये मोस्टली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनको आसानी से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी पर हम डिस्कस करेंगे, तो बच्चों ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक, इसका रीजन क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है। अब अगर हम इनको डिकम्पोज करें, सारे कार्बोनेट आसानी से डिकम्पोज जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। अगर हम बेरिलियम कार्बोनेट की बात करें तो सबसे ऊपर बेरिलियम कार्बोनेट है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो इट इज वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए CO2 का एटमॉस्फेयर दिया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Which of the following alkaline earth metal carbonate is thermally most stable? तो जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा कौन सा है? बेरियम। तो बेरियम कार्बोनेट इज मोस्ट थर्मली स्टेबल। नेक्स्ट है सल्फेट यानी SO4। तो कैसा कंपाउंड बनाएंगे? MSO4 सल्फेट। जैसा कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वही सल्फेट में भी है ना। तो बच्चों सल्फेट की सॉल्युबिलिटी नीचे कम होगी लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, सारे के सारे सल्फेट व्हाइट सॉलिड होते हैं और दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। अब जो ऊपर वाले सल्फेट है जैसे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन जैसे आप कैल्शियम सल्फेट और नीचे आते जाओगे बेरियम सल्फेट, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी कम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आयन का साइज कम होने से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एंथैल्पी बढ़ रही है जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है।
तो ये दोनों फैक्टर सॉल्युबिलिटी को कम कर देते हैं, जबकि थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला, BeO इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बट BeSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर मैं BeO की बात करूं तो बच्चों ये बेरिलियम का ऑक्साइड है, और बेरिलियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं, कोवलेंट इन नेचर। तो जो कोवलेंट होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, सीधी सी बात है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और अगर मैं BeSO4 की बात करूं तो BeSO4 क्या है बच्चों, एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्यों है, एक तो आयनिक है और दूसरा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। दूसरा दिखता है BaO इज सॉल्युबल बट BaSO4 इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये हमारे पास है BaO। तो बच्चों BaO में जो ऑक्सीजन है या जो ऑक्साइड है उसका साइज होता है छोटा। अब ऑक्साइड का साइज कम होने की वजह से इसकी लैटिस एंथैल्पी कम होती है। क्या कम होती है, लैटिस एंथैल्पी कम होती है। तो जब लैटिस एंथैल्पी कम होगी तो इजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं BaSO4 की बात करूं, यहां पे लिखते हैं BaSO4, तो बच्चों BaSO4 की जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा है, और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती। अब एक क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट इन वाटर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है क्योंकि आयन का साइज बढ़ रहा है। तो आंसर है द लैटिस एंथैल्पी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीजेस। तीसरा है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट यानी NO3 का होल ट्वाइस। तो यहां पर MnO3 का होल ट्वाइस इस तरह के नाइट्रेट बनेंगे, है ना। अब जो नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल कार्बोनेट और सल्फेट के जैसे, यानी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको भी आपको ऊपर वाले कंपाउंड की तरह ही लिखना है। अब देखो, जो नाइट्रेट है ना बच्चों वो कैसे बनते हैं, इट इज मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो NO2 चाहिए या NO3 चाहिए तो नाइट्रिक एसिड की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर। अब देखो, जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है उसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह होते हैं, जबकि बेरियम के साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, इट इज एनहाइड्रस सॉल्ट। इसका रीजन क्या है बच्चों, कि जो बेरियम है उसका साइज बड़ा है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, तो कोई वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। और Mg है, साइज छोटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी ज्यादा होगा। ठीक। जितने भी नाइट्रेट है दे ऑल आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जब हीटिंग करके डिकम्पोज होते हैं तो एक तो ऑक्साइड बनाते हैं, दूसरा NO2 गैस रिलीज करते हैं, और तीसरा ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर। तो मैग्नीशियम ये रहा और एयर ये रहा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है जब एयर के साथ बर्न्ट होता है। अच्छा, एयर में नाइट्रोजन भी होता है ना, तो नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा बच्चों, ये Mg लगाओ यहाँ, Mg3N2 नाइट्राइड बनाता है। क्विक लाइम इज हीटेड विद सिलिका। क्विक लाइम अभी आगे आएगा। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO और सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। तो बच्चों यहां पर बनता है CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा, क्लोरीन रिएक्ट विद स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, है ना। तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl का होल ट्वाइस, साथ में CaCl2 और साथ में वाटर। तो ये दोनों कंपाउंड किसके हैं, ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक। लास्ट है कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड। ये देखो ना, हमने कोई नाइट्रेट हीट किया तो क्या बन रहा है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 का होल ट्वाइस
हीट किया तो एक तो बनाएगा CaO ऑक्साइड, दूसरा बनाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा O2 गैस रिलीज करेगा। रिएक्शन को आप बैलेंस आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो जैसे एल्कलाइन मेटल में लिथियम था, वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम है, जो बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो बच्चों जो बेरिलियम है ना, वो डायगोनली रिलेशनशिप में होता है किसके? एल्यूमिनियम के, है ना। तो कई सारी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम और बेरिलियम की मैच करती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं क्यों ये एनोमैलस है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, साइज सबसे छोटा है और मोस्टली किस तरह के कंपाउंड बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रोलाइज हो जाता है, इन्हें हाइड्रेट भी बनाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो बेरिलियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, जबकि बाकी के जो एलिमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा हो सकता है। वो 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में आ सकते हैं बिकॉज दे हैव d ऑर्बिटल। ये पॉइंट याद रखना है। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो बाकी के कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, क्या सिमिलरिटी है। तो बच्चों जो डायगोनली रिलेशनशिप होता है ना, वो किसकी वजह से? इनका जो आयनिक रेडियस है वो लगभग बराबर है और चार्ज टू रेडियस रेशो वो भी सेम होता है। तो क्या सिमिलरिटी देखिए, पहला, जो एल्यूमिनियम है वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड फिल्म बनाता है जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो एसिड के लिए पैसिव होता है। सेम काम बेरिलियम भी करता है। बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होने का मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बच्चों जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को हम ज्यादा OH आयन देंगे, यानी एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये OH को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना देता है। उसी तरह एल्यूमिनियम भी यही काम करता है, तो दोनों अपने टेट्राहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे हमने BeCl2 के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो बेरिलियम क्लोराइड है वो डाइमर के फॉर्म में आते हैं बाई फॉर्मिंग Cl ब्रिज, इसी तरह एल्यूमिनियम भी अपने डाइमर के फॉर्म में होता है जब वो एल्यूमिनियम और Cl के साथ ब्रिज बनाता है। दोनों के क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और दोनों ही लेविस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बेरिलियम जो है 4 फ्लोरीन ऐड कर सकता है और एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन ऐड कर सकता है, क्योंकि बेरिलियम के पास d ऑर्बिटल नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटी इज इनकरेक्ट। तो बच्चों जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक। बेसिक नहीं होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक। तो ये जनरल प्रॉपर्टी हो गई। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। तो कुल मिला के हमारे पास 4 से 5 कंपाउंड है, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमने कहा क्विक लाइम, फॉर्मूला है CaO। कैसे बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो एक तरह का व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है 2870 केल्विन, और थोड़ा सा अगर मॉइस्चर मिले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अगर थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड कर दिया जाए तो जो इसके लम्स हैं ये टूट जाते हैं, और दिस फॉर्म ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो क्विक लाइम है ना, वो एक तरह का बेसिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि कैल्शियम का ऑक्साइड है तो बेसिक ऑक्साइड होगा। इसका मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। जैसे SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में।
सीमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट और कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन भी CaOC होती है। और बच्चों इसका यूज शुगर के प्यूरिफिकेशन में और कई सारी डाइज बनाने में किया जाता है। दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने नाम दिया स्लेक्ड लाइम। तो किस तरह से बनाएंगे? ऊपर हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिल जाता है स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये एक तरह का एमोर्फस व्हाइट पाउडर है और वाटर में सॉल्युबिलिटी काफी कम है। इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं लाइम वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज लाइम वाटर एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। ये काफी मिलते जुलते टर्म्स हैं। तो सबसे पहले स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लाइम वाटर और उसका सस्पेंशन मिल्क ऑफ लाइम। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डालें तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर हम एक्सेस CO2 ऐड करें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि प्रेसिपिटेट होके अलग हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉल्युबल है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। ठीक, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2। तो बच्चों जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस डालते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर देखने को मिलता है। और ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर है और कई सारे प्रोसेस में एज ए ब्लीचिंग एजेंट इसका यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय द इंटरेक्शन ऑफ क्लोरीन विथ, तो किसके साथ होगा बच्चों? स्लेक्ड लाइम के साथ। तो आंसर हो गया डी। यूज कौन कौन से हैं? एक तो प्रिपरेशन ऑफ मोटार एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो घरों में जो चूना लगाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है। तो इट इज यूज्ड एज ए व्हाइट वॉशिंग फॉर डिसइंफेक्टेंट्स नेचर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, टनिंग इंडस्ट्री और ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है और शुगर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। तीसरा कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमस्टोन। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मार्बल, चॉक एंड लाइमस्टोन। कैसे प्रिपेयर करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करो CO2 से, CO2 डालो तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है। दूसरा, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे सोडियम कार्बोनेट से तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है ना, दो प्रोसेस से इसको बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एक्सेस CO2 डालते हैं तो बच्चों एक्सेस CO2 से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है रादर देन कैल्शियम कार्बोनेट। तो CO2 की अमाउंट को हमें लिमिटेड रखना है, एक्सेस नहीं करना है। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का व्हाइट फ्लफी पाउडर है। ये लगभग वाटर में इनसॉल्युबल होता है, PPT की फॉर्म में रहता है और अगर इसको हीट किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl तो CaCl2 बनाएगा, CO2 गैस। उसी तरह अगर CaCO3 H2SO4 की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम सल्फेट और CO2 गैस बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ मिलकर CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ये कार्बोनेट आयन का एक डिटेक्टिव टेस्ट भी है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि सीमेंट और मार्बल का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, तो बिल्डिंग मटेरियल में काफी इसका यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट मेटलर्जी में एज ए फ्लक्स यूज होते हैं जिनका यूज मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्पेशल प्रेसिपिटेट जिसका यूज किया जाता है हाई क्वालिटी पेपर को बनाने में। ठीक, अब जो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है ना, एक मेडिसिन की तरह भी काम करता है। इट इज एक्ट एज ए एंटासिड जो कि एसिडिटी को कम करती है। टूथपेस्ट में भी इसका यूज होता है, च्युइंग गम का भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है और फिलर यूज होता है इन कॉस्मेटिक्स। यहां पर हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं POP। तो घरों में जो सजावट होती है, जो मूर्तियां बनती है, बहुत सारी चीजें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। तो इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट और आधा मॉलिक्यूल वाटर, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है,
इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल अगर वाटर होते हैं उसको हमने नाम दिया जिप्सम। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट है। कैसा हाइड्रेट है? हेमीहाइड्रेट है। और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का बाइहाइड्रेट है। ठीक, बनाएंगे कैसे? जिप्सम को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। कितने टेम्परेचर पर? 393 केल्विन पर हीट करेंगे तो जिप्सम से वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे। केवल आधा मॉलिक्यूल जब वाटर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर टेम्परेचर 393 केल्विन से ऊपर होता है तो जो बचा कुचा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी कैल्शियम सल्फेट से निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 और दिस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेटिंग या सेटलिंग विद वाटर। जब हम पीओपी में वाटर मिलाते हैं तो कुछ देर बाद एक हार्ड मास डेवलप हो जाता है। तो बच्चों जहां पर जिन लोगों के हाथ पांव टूटे होते हैं उनमें प्लास्टर जो बांधा जाता है वो पीओपी का ही होता है। तो अगर हम इसमें वाटर की कुछ क्वांटिटी ऐड करें तो बाद में 5 से 10 मिनट के अंदर एक हार्ड मास या हार्ड सॉलिड प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज देखिए, पहला है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल एज वेल एज प्लास्टर, जहां पर बोन का फ्रैक्चर हो जाता है वहां पर प्लास्टर के फॉर्म में काम आता है और डेंटिस्ट्री में भी काम आता है, ऑर्नामेंटल वर्क में भी यूज होता है और स्टैचू बनाने में भी काम आता है। तो ये सारे यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीमेंट। तो बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। जितने भी घर बनते हैं, रोड बनती है, बिल्डिंग बनती है, वो सब सीमेंट की वजह से ही बनती है। तो बच्चों सीमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है बिल्डिंग मटेरियल का। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो सीमेंट में लाइम होता है यानी CaO होता है 50 to 60%, सिलिका होता है 20 to 25%, एल्यूमिना होता है 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है 2 से 3%, आयरन ऑक्साइड होता है 1 से 2% और लास्ट में सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है 1 to 2%। तो बच्चों सबसे ज्यादा होता है लाइम, देन सिलिका, देन एल्यूमिना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लास्ट में सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इनके कंपोजिशन को आपको देखना है। अब जब भी सीमेंट बनाया जाता है तो हर किसी कंस्टिट्यूएंट को एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है ताकि बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट हमें मिल सके। सिलिका और एल्यूमिना का रेशियो देखो तो बच्चों वो होना चाहिए 2.5:4। वहीं अगर हम लाइम और सारे ऑक्साइड का रेशियो देखें जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिना ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, तो ये एज पॉसिबल एज 2 के करीब करीब होना चाहिए। सीमेंट बनता कैसे है देखिए, सबसे पहले सीमेंट बनाने के लिए ऐड किया जाता है लाइमस्टोन एंड क्ले। क्ले यानी SiO2 और लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों को ऐड किया जाता है। उसके बाद इसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इन दोनों को। तो जो मास निकल के आता है इट इज कॉल्ड सीमेंट क्लिंकर। क्या बोलते हैं? सीमेंट क्लिंकर। अब जो सीमेंट क्लिंकर है इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो इससे हमें मिलता है सीमेंट। तो एक्चुअल में बच्चों जो सीमेंट है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? इट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, इट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड इट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये कंपोजिशन होता है सिलिकेट। सीमेंट जो है कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिक्सचर होता है। अब सब लोग जानते हैं कि सीमेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेटिंग। अगर हम सीमेंट में पानी मिलाए तो कुछ देर बाद सीमेंट एक हार्ड मास प्रोड्यूस करता है जो कि आसानी से नहीं टूटता है। तो इसी को बोलते हैं सेटिंग और सेटलिंग ऑफ सीमेंट। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखना है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो सेटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर सके और आपको टाइम मिल सके उसको मन मुताबिक शेप में ढालने का। तो जिप्सम का रोल होता है टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट सो दैट इट गेट सफिशिएंट हार्डन। तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना सफिशिएंटली रिएक्शन होगी, हार्ड होगा और आप उसको आसानी से किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। यूजेस, सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है।
अब लास्ट है बच्चों बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो एल्कली मेटल में हमने पोटेशियम और सोडियम का रोल पढ़ा था, यहां मैग्नीशियम और कैल्शियम का रोल पढ़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक तरह का कोफैक्टर है जो कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है बाय यूटिलाइजिंग एटीपी। तो एटीपी का यूज करके एंजाइम को एक्टिवेट करता है एज ए कोफैक्टर। अब आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम एक तरह का पिगमेंट है। तो ये पिगमेंट कहां पाया जाता है? इट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, उसमें मैग्नीशियम हेल्प करता है। रही बात कैल्शियम की, तो हमारी बोन और टीथ कैल्शियम की बनी होती है, तो इनकी ग्रोथ के लिए हमें लगातार कैल्शियम को लेना पड़ता है। अब देखो बोन और टीथ के अलावा कैल्शियम के कई सारे इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जहां पर मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है, तो वहां पर कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन, जहां पर नर्व सिग्नल पास होना होता है, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। और सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, वहां पर भी कैल्शियम का रोल है। तो कैल्शियम को हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? देयर आर टू हार्मोन्स, एक होता है कैल्शिटोनिन और दूसरा होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ब्लड प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है उसको ये मेंटेन करता है। क्लियर? तो बच्चों ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर खत्म। अब आपको क्या करना है? सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक बार देखने हैं। जहां समझ में ना आए वहां पर आपको अपने टीचर से पूछना है, खुद इसको सॉल्व करना है। दूसरा, ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसका पीडीएफ आपको chemistrypage.in वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी एकदम फ्री रहेगा। नीट की तैयारी करने के लिए हमने एक ऐप बनाया है, जहां पर ये सारी चीजें आपको मात्र 300 रुपए में मिल जाएगी। और बच्चों अभी अभी हमने नीट के लिए एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, जहां पर आपको फुल लेंथ पेपर और कंबाइंड टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखना आप, वहां पर सारा शेड्यूल दे रखा है, क्या कब चीज कौन सी करनी है वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।